पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनोद मेहता जी, प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले मेहता जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी धरनी जी। मेहता जी, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर चर्चाएं थी, ऑक्सीजन की कमी, अब क्या स्थिति है? कुछ उसमें सुधार हुआ? आज की डेट में हरियाणा के हर ज़िले में ज़रूरत से 2% 4% ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। पूरे हरियाणा से कहीं से ऑक्सीजन की शॉर्टेज को लेके हमारे पास कोई खबर नहीं आ रही। 10 दिन पहले फ़ोन आते थे कि जी ऑक्सीजन शॉर्ट पड़ गई, लेकिन आज हरियाणा में कोई शॉर्टेज नहीं है और मुख्यमंत्री जी के प्रयास सफल हुए हैं। इस वक्त 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास लागत से ज़्यादा सरप्लस है, जिसको हम एक तरह से बफर कहेंगे। वो बफर इसलिए सीएम साहब ने अपने हाथ में रखी हुई है कि मान लीजिए कहीं कोई गाड़ी आ रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाई टाइम से, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस वक्त अगर किसी भी ज़िले में अचानक ज़रूरत पड़े तो उस 20 मीट्रिक टन से उस ज़िले को कंट्रोल किया जा सके या कंपनसेट किया जा सके। तो ऑक्सीजन की लड़ाई तो कम सरकार ने, विशेषकर चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में ली थी। उनकी जो टीम उन्होंने अपॉइंट की थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया और आज हम ऑक्सीजन लेवल पे कोई शिकायत पूरे हरियाणा से कहीं नहीं है। मेहता जी, आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के अंदर सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या प्रबंध करके चल रही है? देखो, वो बफर इसीलिए रखा गया है, पर आप ना इसका दूसरा पक्ष भी देखो कि पेशेंट बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उससे हरियाणा में जो बेड का मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। 4-5 दिन पहले लोग बेड के लिए फ़ोन करते थे, कोई आईसीयू बेड के लिए फ़ोन करता था। अब लोगों को अपने आप बेड मिलने शुरू हो गए हैं। ये एक इंडिकेशन है कि अगर नंबर्स बढ़ भी रहे हैं तो ठीक होने वालों के नंबर भी लगभग बराबर पहुंचने की स्थिति में है। तो जब डिस्चार्ज लोग ज़्यादा होंगे तो बेड की अवेलेबिलिटी भी होएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बेड की ज़्यादा कोई समस्या आने वाली है। पर आपने जो सवाल पूछा उसका अगला जवाब ये है कि अगर मान लो आज हमारे पास 20 मीट्रिक टन बफर है तो हम उस बफर को लेके सोने वाले नहीं हैं। जिस दबाव के साथ हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक कोरोना की लड़ाई में सरकार जो है अपना पूरा सफल नहीं हो जाती उससे लड़ने में, तब तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। मेहता जी, जो हॉस्पिटल्स के अंदर कालाबाजारी, लूटमार, पेशेंट्स के साथ जिस प्रकार से वो सारा घटनाक्रम चल रहा था, उसमें क्या कुछ शिकंजा कसा गया? ये बड़ी गंभीर शिकायतें आई भी हैं और आज भी ये शिकायतें हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए कहने को तो हमने हर जगह लिस्टें लगा दी हैं, रेट लिस्ट लगा दी है, लेकिन अंडर द टेबल ये डील होती है, हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन निगाह हमारी भी पूरी है, जहाँ पे शिकायत आ रही है उस पर पूरा एक्शन भी ले रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी कर रहे हैं। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि जब आप सब जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर आप सप्लाई की अवेलेबिलिटी कर देंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अब ऑक्सीजन की सप्लाई की अवेलेबिलिटी हो गई तो ऑक्सीजन की ब्लैक की कोई खबर कहीं से नहीं मिलेगी आप। इसी तरह सरकार ने कल फैसला लिया है, सारे डीसीज को सीएम साहब ने खुद ही कहा है कि भाई आप 20 से 50 और 50 से 100 बेड तक सिविल हॉस्पिटल्स में बढ़ा दो, आपको गारंटीड ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। जब पेशेंट को ये लगेगा कि मेरे को हरियाणा के किसी भी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलने की गारंटी है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागने की बजाय कुछ शेयर जो है वो सिविल हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट होगा। उससे काला बाजारी ऑटोमेटिकली बंद होगी। वैसे इन दिनों में लोग सरकारी हॉस्पिटलों पर प्राइवेट से ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। अगर वहाँ ऑक्सीजन और बेड की दिक्कत ना रहती पीछे, तो प्राइवेट छोड़कर लोग सरकारी की तरफ मुँह कर रहे थे। देखो, सरकारी हॉस्पिटल्स का इमेज बेशक कुछ भी हो, पर सरकारी हॉस्पिटल्स का हमारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कोई कम नहीं है। तो अच्छा है अगर लोग सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने रेट भी रिड्यूस करेंगे। मेहता जी, इसके अलावा जो अगर देखा जाए, लॉकडाउन का नाम बदल दिया गया। लॉकडाउन जो जारी किया गया, 12 या 13 लाइनों का एक सर्कुलर जारी किया गया। देखो, ऐसा है, लॉकडाउन 1.25 साल से इतना प्रोमिनेंट हो गया कि लॉकडाउन के नाम से लोगों में एक दहशत, टेरर फैलता था।
तो हमने नाम चेंज करके एक ना लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि भाई आप महामारी में फंसे हुए हो, जान है तो जहान है, इसलिए सुरक्षित रहें, सरकार को कोऑपरेट करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। तो लॉकडाउन का जो एक मनोवैज्ञानिक असर था उसको ख़त्म करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप महामारी की चपेट में हैं, इससे बचना है, इसलिए उसका नाम चेंज किया गया है। मेहता जी, और जो अगर इनपुट की बात करें सरकार के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, आपके हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास, इस प्रकार के जो कालाबाजारी के कहीं से कुछ आ रहे हों, पेशेंट्स दाखिल ना करने के आ रहे हों? नहीं, देखिए, जो भी इनपुट आते हैं उस पर हमारा जो कोर ग्रुप है उसमें जो भी पूरी टीम में शामिल है वो उस पर पूरा एक्शन लेते हैं। मान लो एक शिकायत अभी पलवल से आई थी तो पीएस-सीएम ने अपने आप एक्शन लिया उस पर। ऐसे ही सिरसा से कोई कंप्लेंट आई थी तो चंडीगढ़ से सिरसा डीसी को मैसेज गया कि आपके यहाँ हॉस्पिटल्स में पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो डीसी ने आईएमए को, डॉक्टर्स को बुला के कॉन्फिडेंस में लेके 20% जो है वो रेट जो है वो रिड्यूस करवाए हैं। तो निगाह हर जगह है, पर ये सिस्टम इतना बड़ा है, लोग पैनिक में जब आते हैं तो कोई भी डॉक्टर कुछ भी मांगता है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आज ये ऐसा समय था नहीं कि लोग नेगोशिएट कर सके, हर एक को चाहिए था। मेहता जी, एक चीज़, डॉक्टरों की जो भारी कमी अभी भी लगातार जारी है, इसको कैसे निपटने के लिए सरकार तैयारी में है? अगली कोशिश यही है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होना चाहिए। हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफ़ी है, लेकिन उनको फुली यूज़ करना है। जितने हमारे परमिटेड एडमिशन है उससे एडमिशन्स की संख्या आपको पहले ही पता है, कई बार सीएम साहब कह चुके हैं, ज़्यादा है। लेकिन अब थोड़ा और कोशिश करेंगे कि केंद्र से कुछ और हमें एमबीबीएस की कुछ पोस्टें मिल जाएं, कुछ हमारे मेडिकल कॉलेज और जल्दी से चालू हो जाएं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या जिनके लाइसेंस पेंडिंग हैं, उनको सबको पुश करेंगे। तो चारों तरफ से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई आपकी कोरोना ख़त्म होने के बाद लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। हेल्थ की लड़ाई तो हमेशा रहेगी और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना सरकार की प्रायोरिटी पे है। विशेष 500 बेडेड जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं उनको लेकर कब तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और कब जनता को समर्पित हो जाएंगे? मुझे लगता है नेक्स्ट 10 दिन में। और मैं वैसे भी बता दूं, मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री से आया आदमी हूं, अगर प्राइवेट फैक्ट्री भी खड़ी करनी हो तो बहुत टाइम लगता है। ये तो एक नायक जैसा काम मुख्यमंत्री ने किया कि 15 दिन में आपका 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो गया। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि पानीपत वाला हॉस्पिटल तो इनॉग्रेट हो जाएगा, उसके वीडियो मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हफ्ते के अंदर वो उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, वहाँ काम शुरू हो जाएगा, धन्यवाद। पेशेंट एडमिट होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद विनोद मेहता जी। तो ये हैं विनोद मेहता जी, इनका कहना है कि कालाबाजारी करने वालों पर निगाह सरकार की लगातार पैनी बनी हुई है और इसके अलावा जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अन्य शिकायतें मिल रही हैं उन पर भी सरकार पूरी रिसर्च कर रही है और जहाँ कार्रवाई की ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई भी की जाती है। जो अस्थाई 2 बड़े हॉस्पिटल 500 बेडेड पानीपत रिफाइनरी के पास और हिसार में बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर कार्रवाई काफ़ी स्पीडली चल रही है और विनोद मेहता जी का ये दावा है कि अगले 10 दिनों में ये दोनों शुरू हो जाएंगे और पानीपत वाला बहुत जल्दी वहाँ पेशेंट भी एडमिट होने लगेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।